चलिए आइए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का लेसन 5 है। केमिस्ट्री का पार्ट कितना है? 5। पार्ट 5 है आप लोग का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब तत्व किसे कहते हैं, आवर्ती किसे कहता है, वर्गीकरण किसे कहते हैं, आप समझिए। देखिए तत्व यह लिखा गया, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अब समझिए, देखिए लिखा गया तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जिसे समझिए तत्व एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। जिसे समझिए, जिसे मान लीजिए ना कि तत्व जो होता है ना, तत्व शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। इसे मान लीजिए पहले पदार्थ समझिए, शुद्ध पदार्थ होता है उनके कितने प्रकार के शुद्ध पदार्थ होते हैं, कितने प्रकार के शुद्ध पदार्थ होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है तत्व होता है, वो क्या होता है? यौगिक। एक होगा तत्व, इसे एलिमेंट कहते हैं। एक क्या होता है? यौगिक। जिसे आप पढ़े होंगे, जिसे समझिए, जिसका सूत्र होता है उसे कहते हैं यौगिक। जिसका कोई ना कोई सूत्र होता है, जैसे ग्लूकोज C6H12 कितना O6, तो ये समझिए यौगिक। ग्लूकोज का सूत्र इसलिए क्या है? यौगिक है। देखिए ना, जल का सूत्र क्या होता है? H2O, तो जल एक यौगिक है। जबकि हवा का सूत्र नहीं होता है, तो हवा का एक मिश्रण। जिसका सूत्र नहीं होता उसे मिश्रण कहते हैं। जिसका सूत्र नहीं होगा उसे कहा जाएगा मिश्रण, और जिसका कोई ना कोई सूत्र होगा उसको कहते हैं का यौगिक। अब तत्व एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ जो जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जिसे किसी भी प्रकार के भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब देखिए समझिए, जो अकेले हो तत्व में पूछा ना कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? तो 118। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? तो 118। उस समय तो 111। अब आधुनिक आवर्त सारणी पूछा ना कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? तो 118। अब समझिए, जो अकेले रहता है, जिसे चांदी का संकेत कितना होता है? चांदी का संकेत होता है Ag। पहला कैपिटल होता है, दूसरा का, जिसे मान लीजिए कि सोडियम लिखना है था Na होता है पहला कैपिटल, दूसरा का स्मॉल। तो उसी प्रकार से तो ये एक ही है, 2 नहीं है। अब Ag चांदी हो गया। उसके बाद सोना होता है। सोना का होता है Au बड़ा, अब उसके बाद क्या छोटा है? Au मतलब क्या होता है? सोना। C से क्या होता है? हीरा। C से हो जाएगा हीरा। किसी प्रकार का मान अब मान लीजिए कि ना के से क्या होता है? पोटेशियम। के से क्या होगा? पोटेशियम। तो पोटेशियम जो होगा ना, पोटेशियम, ये सब का है तत्व है। जो अकेले रूप में पाए तो उसी को क्या कहते हैं? तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? 118। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? 118। अब समझिए, देखिए ये लिखा है तत्वों के वर्गीकरण के क्या लाभ। तत्वों के वर्गीकरण से क्या लाभ है? आज आप ही समझिए। देखिए सब कुछ घर में सब्जी रखा गया, ठीक, सब सब्जी को इधर उधर छितरा कर रखेंगे, इधर उधर बिखेर के रखेंगे, उसका कुछ देखने में भी अजीब लगेगा। कोई आएगा तब बोलेगा ना कि देखिए कैसे सब है। तो बताइए, तत्वों का वर्गीकरण करने के बाद सभी तत्वों को सजा कर रखा गया। अब मान लीजिए सजा कर रखेंगे, आलू को अलग, बैगन को अलग, प्याज को अलग, टमाटर को अलग, ऐसे सजा कर रखा जाए तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो तत्वों को यहाँ अच्छा नहीं लगाना है, तत्वों के वर्गीकरण से लाभ, मतलब तत्व को वर्गीकरण किया जाएगा। तत्व का जब वर्गीकरण किया जाएगा ना, तो समझिए इससे क्या लाभ होगा। अब समझिए, जिस मान लीजिए कि हिंदी का किताब है, चाहे अंग्रेजी किताब है, कोई भी किताब है, तो 10वां क्लास की किताब अलग रखेंगे, 11th वाला अलग रखेंगे, 12th वाला का अलग रखेंगे, कंपटीशन वाला अलग रखेंगे, अलग अलग प्रकार के सजा कर रखेंगे। तो हम एक ही बार जाएंगे वहाँ से निकालेंगे। अच्छी 10th क्लास का फेयर यहाँ होगा। अब उसी प्रकार समझिए, तो वर्गीकरण से क्या लाभ होता है? जिसे हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, जिससे आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से उसको। देखिए समझिए, क्या मतलब तत्वों के वर्गीकरण से कितना है लाभ? तत्वों के गुणों को नियमित तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। जो तत्व है उसके नियमित तरीके से, जिससे मान लो सोडियम है, तो सोडियम के गुणों को पढ़ा जाए। या पूछना अतिक्रियाशील है, जिससे केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। या पूछना कि सक्रिय तत्व होता है, सबसे अधिक सक्रिय कौन होता है? पोटेशियम। उसके बाद का सोडियम। तो इस प्रकार से हम उसके गुणों को अध्ययन को आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके गुणों को जब पढ़ लेंगे तो पढ़ने में आसानी हो जाएगा। तत्वों के गुणों को नियमित तरीके से अध्ययन किया जा सकता है, मतलब पढ़ा जा सकता है। अच्छा बताना कि तत्वों को अलग अलग आसानी से समझा जा सकता है। जिससे मान लीजिए कि अब कोई ग्रुप है, तब पूछना आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें आधुनिक आवर्त सारणी में पूछना कि कितने, देखिए यहाँ समझिए, आधुनिक आवर्त सारणी जिसमें आवर्त होता है, क्या होता है? आवर्त। यहाँ समझिए, देखिए पूछना कि एक होता है आवर्त और एक क्या होता है? वर्ग। इसको कहते हैं पीरियड, इसको कहते हैं पीरियड। आज जो पूछना कि जो वर्ग होता है इसको क्या कहते हैं? इसको वर्ग को कहते हैं क्लास। इसी क्लास में वर्ग, क्लास। आप समझिए, रो कॉलम भी कहते हैं, इसे कॉलम इसको कहते हैं, रो कॉलम।
COLUMN। अब देखिए समझिए, ये पूछा ना कि आवर्त किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी में कुछ ऐसी लाइन है जो क्षैतिज कतार, जैसे समझिए मैथ में हम लोग पढ़ते हैं ना, मैथ में ऐसे एक अक्ष इसे कितना वाई, इसे एक अक्ष है, कितना वाई अक्ष है, तो एक्स होता है, इधर कितना एक्स डैश होता है, इधर वाई है, इधर का है वाई डैश है। अब समझने की कोशिश कीजिए, अब समझिए, देखिए आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार है, क्षैतिज कतार है मतलब एक अक्ष, ऐसे ऐसे आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त बनाई, इसे 7 गो लाइन खींचेगा, ठीक। वो ऐसे ऐसे लाइन को क्या कहते हैं, जो क्षैतिज कतार है मतलब एक अक्ष पड़ी हुई लाइन, एक अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। अब एक अक्ष जो है ना, एक अक्ष, इसी को क्या कहते हैं, क्षैतिज कतार, परिभाषा क्या है, क्षैतिज कतार है आवर्त कहलाती है, क्षैतिज कतार है, क्षैतिज कतार क्या कहलाती है, आवर्त, क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। उदाग्र स्तंभ, जैसे मान लीजिए वाई अक्ष, वाई अक्ष से रहता ना वाई अक्ष, वो उदाग्र स्तंभ क्या कहलाएंगे, उदाग्र स्तंभ क्या कहलाएंगे, वर्ग। क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है, उदाग्र स्तंभ क्या कहलाएंगे, वर्ग। उदाग्र स्तंभ, उदाग्र स्तंभ कितना कहलाएंगे, वर्ग। उदाग्र स्तंभ वर्ग कहलाते हैं। अब समझिए, देखिए आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है, तो 7। आवर्तों की संख्या कितना है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है, तो 7। अब चना कि वर्गों की संख्या कितना है, तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7, अब वर्गों की संख्या कितना है, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, तो 7, अब वर्ग कितने हैं, 18। कितना बार पूछा गया, आवर्त कितने हैं, तो 7, अब वर्ग कितने हैं, 8। तो क्षैतिज कतार है, पड़ी हुई लाइन, पड़ी हुई लाइन को क्या कहते हैं, आवर्त। आवर्त कितने हैं, 7, अब वर्ग किसे कहते हैं, खड़ी हुई लाइन को क्या कहते हैं, वर्ग। अब वर्ग कितने होते हैं, 18। अब समझिए, ये नियमित तरीके से मेरा एक आवर्त है, वो अगर उसके एगो के बारे में समझ गए तो समझिए पूरे आवर्त के बारे में हम समझ गए। इसलिए तत्वों का क्या किया गया, वर्गीकरण, अलग अलग पढ़ना नहीं पड़ेगा हमको। इसलिए वर्ग, एक वर्ग के ऊपर से नीचे जान गए कि धातु है, तो सभी का होगा धातु ही होगा। अलग अलग प्रकार के गुणों को हम आसानी से समझा जा सकता है, इसलिए तत्वों का वर्गीकरण का अलग अलग किया गया। अब समझिए, देखिए ये बताना कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है, तो 7, और कितने वर्ग है, तो 18। अब देखिए ये बता, तत्वों के वर्ग, तत्वों के गुणों को नियमित तरीके से पढ़ा जा सकता है, तत्व के गुणों को आसानी से समझने में क्या होगा, आसानी से समझा जा सकता है। और किसी विशेष समूह के, जिसे मान लीजिए कि विशेष समूह है, तो किसी भी विशेष समूह के तत्वों के गुणों का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी धातु है तो अगला भी धातु ही होगा, इस सक्रिय ये भी सक्रिय होगा, ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है। अब लगे अलग अलग वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण का अलग अलग प्रयास किए। सबसे पहले आए थे लभवाजे, सबसे पहले कौन थे, लभवाजे, सबसे पहले आए थे लभवाजे। लभवाजे बताना कि जो जितना भी तत्व उसको 2 भागों में बांटे, एक होता है धातु और दूसरा क्या होगा, अधातु, जो कि इनका क्या हुआ, बाद में गलत हो गया, एगो धातु बताते, एगो क्या बताते, अधातु। इसे पूछना कि तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, लभवाजे। तत्वों का वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, लभवाजे। और जो लभवाजे थे ना, वो बताया था ना कि तत्वों का वर्गीकरण जो होता है, तत्वों के वर्गीकरण से उन्होंने निष्कर्ष निकाला था ना कि तत्व जो होता है ना, तत्व वो या तो धातु होंगे तो क्या होगा, अधातु होंगे। जिस मान लीजिए कि 11 को तत्व से मिला, तो या तो धातु होगा नहीं तो क्या होगा, अधातु। बताया गया ना कि मैंने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास किसने किया था, लभवाजे। और जो लभवाजे थे ना, वो तत्वों को कितने भागों में बांटे, 2 भागों में, एगो धातु है, क्या अधातु। वर्तमान समय हम लोग जानते हैं कि धातु अधातु और क्या होता है, उपधातु। इसके चलते इनका निष्कर्ष क्या हो गया, गलती हो गया। इसके चलते अलग अलग वैज्ञानिक है, जैसे मेंडलीव है, डोब्रेनर है, आगे पढ़ाया जाएगा। डोब्रेनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव का नियम, मोसले का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी के, इस सब के बारे में हम लोग को अलग अलग करके पढ़ना है। अब समझिए पहले एक बार फिर से, तत्वों का वर्ग, तत्व मतलब तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है, 118। तब पूछना कि चांदी, उसके बाद सोना, उसके बाद का हीरा, उसके बाद का मतलब पोटेशियम। और तत्वों के वर्गीकरण से लाभ पूछा जाएगा। तत्वों के गुणों को नियमित तरीके से पढ़ा जा सकता है, किसी भी एक विशेष समूह के तत्वों को आसानी से उसके गुणों को समझा जा सकता है, किसी भी विशेष समूह के तत्वों को आगे आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। और सबसे पहले अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयास किए थे, और इसके बाद ही पूछा ना कि सबसे पहले मैंने तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, लभवाजे। लभवाजे के थे। लभवाजे बताते कि प्रकृति में जितना भी तत्व है, मतलब जितना भी तत्व थे उसमें, जितने भी तत्व थे ना उसमें उसको धातु और अधातु के रूप में बांटा गया। अब समझिए, हम लोग समझते हैं इससे तत्वों के गुण, संयोजकता। इसे मान लीजिए देखिए, संयोजकता किसे, वैलेंसी मतलब समझिए, इसे मान लीजिए कि सोडियम, इन्हें से क्या होता है, सोडियम, इसको कहा जाता है सोडियम, इसको क्या कहते हैं, सोडियम। आप समझिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिससे इसके परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहता है। अब परमाणु संख्या किससे, जेड से, तो परमाणु संख्या कितना है, 11। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ना तरीके 2, 8 और कितना 1, तो ये होता है देखिए 1, 2, 3। इसके बाद जो अंत में पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों को सजाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है। इलेक्ट्रॉन 11 है, इलेक्ट्रॉनों को सजाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक देखिए, इसके बाध्यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो किसी तत्व के, ध्यान समझिएगा, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। और संयोजकता का मान 4 से अधिक नहीं होता है।
नोट करके बताया जाएगा। संयोजकता का मान 4 से अधिक नहीं होता है। अगर मान लीजिए 4 से अधिक हो गया तो उसको 8 में से घटा लेंगे। 8 में से तब तक घटाते रहेंगे जब तक 4 से मान उसका कम नहीं आता है। अब देखिए समझिए, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहता है। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहता है? संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा ना, सोडियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब होता है कि इस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और किस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितना? तो 1। अब देखिए बताइए, अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन भी है और संयोजकता भी है। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं संयोजकता। और संयोजकता का मान 4 से अधिक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, संयोजकता का मान 4 से अधिक नहीं होता है। अगर 4 से अधिक हुआ तो उसमें से 8 में से उसको माइनस कर दिया जाएगा तो 4 से कम आ जाएगा। अब देखिए, इससे मान लीजिए आपको क्लोरीन बताया गया। क्लोरीन क्लोरीन परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होगा। तो लिखेंगे 2 8 अब कितना 8 2 10 10 7 कितना 7 17। अब मान लीजिए आप ही समझिए, ये परमाणु संख्या क्लोरीन कितना नंबर पाता है? रोल नंबर बताया गया। तो परमाणु संख्या 17 है। अब इतना कि 2 8 7। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? इसके बाह्यतम कक्षा में बताइए, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 ना। जबकि संयोजकता बताएगा, पूछा है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो आप बताइए कितना। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन बता रहा है तो बताइएगा 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। अगर मान लीजिए कि आपको संयोजकता पूछा गया, संयोजकता पूछा गया तो आपको बताना पड़ेगा 7। तो संयोजकता होगा नहीं, संयोजकता का मान 4 से अधिक नहीं होता है। संयोजकता का मान 4 से अधिक नहीं होगा। तो इसको 8 में से 7 घटाए कितना गया? 1। इसका संयोजकता का मान कितना होगा? 1। समझे? अब देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं, संयोजकता बताना कि इस तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? संयोजकता। और संयोजकता का मान 4 से अधिक होता नहीं है। अगर मान लीजिए 7 से अधिक 4 से अधिक हो गया तो उसको 8 में से घटा के उसको क्या करना? उसको 4 से कम करके बता देना आपको। अब देखिए समझिए, यहाँ लिखा गया आयनन ऊर्जा। इसको कहते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा मतलब होता है ना कि आयनाइजेशन पावर, एनर्जी। अब पूछना कि आयनन ऊर्जा जो है ना, ये आयनन ऊर्जा कहते किसे? जिससे मान लीजिए कोई उदासीन, जिससे मान लीजिए कोई परमाणु है, कोई भी परमाणु है, अगर कोई परमाणु है ना कोई परमाणु है, अब कोई परमाणु पूछा ना कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, किसी भी परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता रहती है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है आयनन ऊर्जा। कोई भी परमाणु है, जिससे मान लीजिए कि क्लोरीन है, यहाँ समझिए, माना कि फिर से क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होगा? 17 होगा। इसको लिखेंगे तो 2 8 फिर कितना? 7। अभी बताएगा ऊपर, देखिए समझिए, ये बताएगा ना कि 2 8 और कितना है? 7। और मान लीजिए कि किसी तत्व है, इस तत्व के बाह्यतम कक्षा में, ये बताएगा ना कि किसी तत्व को बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व को 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को कहा जाता है आयनन ऊर्जा। 1 इलेक्ट्रॉन को इसको अष्टक पूरा किया जाता है। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। अगर अष्टक पूरा हो जाता है या तो क्या करेगा ना, क्या करेगा? ग्रहण। अभी इसको 1 रुपये का काम है। अब बताइए 1 रुपये ग्रहण करेगा, जिस ऊर्जा से ग्रहण करेगा उसी को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। पूछा ना कि कोई तत्व, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में किसी तत्व को 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने पूछा ना कि किसी तत्व के 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं आयनन ऊर्जा। अब मान लीजिए क्लोरीन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ही लेगा, ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण। और ग्रहण करेगा तो क्या होगा? माइनस। और त्याग करेगा तो क्या होगा? प्लस। अब 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण। तब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। 7 को है, 1 ले लेगा तो कितना होगा? 8। तो जिस मैंने पूछा ना कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसको जितना ऊर्जा खर्चा करना पड़ा है इसी को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, किसी भी उदासीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। इसको क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। अब देखिए यहाँ लिखा गया इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? अब समझिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो कहा जाए ना कि कोई उदासीन परमाणु है, कोई उदासीन कहने का मतलब उस पर चार्ज नहीं हो, मतलब प्लस और माइनस नहीं हो, उसी को कहते हैं उदासीन। अब देखिए समझिए, कोई उदासीन परमाणु हो, कोई उदासीन परमाणु पूछा जाना कि किसी उदासीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखिए समझिए, इससे मानो कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना, जिससे मानो कभी बताएगा आपको सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। बार बार बता रहे जिससे आपको याद हो जाए। देखिए सोडियम कितना? 11।
परमाणु संख्या, इसको लिखेंगे तो 2 और 8 फिर कितना 1, पहला बैंक 2 रुपया, दूसरा बैंक 8 रुपया, तीसरा बैंक कितना 1 रुपया। अब समझिए देखिए 1 है तो अब 2 8 1 है तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। पीछे से याद करते हैं ना तो पढ़ने का कोई काम मतलब नहीं हो पाएगा। देखिए समझिए ये बताया कि 11 होगा 2 8 कितना 1, अब 2 8 1 है तो इसको कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको कहेंगे संयोजकता। आप पूछा ना कि अगर कोई उदासीन तत्व, इसमें प्लस माइनस नहीं है, और पूछा ना कि किसी उदासीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन किसी उदासीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आयनन ऊर्जा और त्याग करने के लिए क्या होगा इलेक्ट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पूछा ना कि किसी तत्व के, किसी उदासीन तत्व के 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। नोट करके इलेक्ट्रॉन बंधुता जो था ना, किसी उदासीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन पूछा ना कि 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहता है। जैसे मान लीजिए पूछा ना कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ये आपको याद रखना, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है तो 18, और कितने हैं 7। एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, देखिए तत्वों का वर्गीकरण पाठ क्रम था 5। अब बताइए समझिए, तत्वों का वर्ग, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया सकता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया, जैसे चांदी, सोना और क्या हीरा। ये सब बताना कि सबका है तत्व है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है 118। ये बताया तत्वों के वर्गीकरण से लाभ, तत्वों के वर्गीकरण से बताया जाना कि लाभ निम्नलिखित है। पहला, तत्व के गुणों को आसानी से नियमित तरीके से पढ़ा जा सकता है। अलग अलग तत्वों के गुणों को आसानी से समझा जा सकता है। किसी भी विशेष आवर्त या किसी भी विशेष वर्ग के गुण के बारे में आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया था, अलग तत्वों के वर्गीकरण के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना क्या किया था, प्रयास किए थे। सबसे पहले पूछना कि तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास सबसे पहले किसने किया था, लववाजे ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया। उन्होंने बताया था कि प्रकृति में जितना भी तत्व वो या तो धातु होगा या क्या होगा अधातु। वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि धातु का बाद क्या होगा उपधातु, इसलिए इसका नियम क्या होगा खेलोगे। इसके बाद आया न्यूटन का स्टक नियम, उसके बाद डोबनर का त्रिक नियम, उसके बाद न्यूटन का, उसके बाद मोस्ले है, उसके बाद कौन है मेंडलीव है। इस सबका अलग अलग वर्गीकरण हम लोग को पढ़ना है। यहाँ बताएगा आपको संयोजकता, बताएगा ना कि कोई भी परमाणु है, कोई भी तत्व है, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में किसी तत्व, सोडियम का परमाणु संख्या कितना 11, मतलब पूछा ना कि इसका 2 8 होगा। किसी तत्व परमाणु संख्या किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या क्या कहते हैं, परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाए। तो ये मान लीजिए 11 नंबर पर इसका रोल नंबर है, तो 2 8 1 किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसी संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजकता। और संयोजकता का मान 4 से अधिक होता नहीं है, संयोजकता का मान कभी भी 4 से अधिक नहीं हो सकता है। यहाँ बताएगा आपको क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, मतलब रोल नंबर इसका कितना है 17, और 2 8 कितना होगा 7। तो ये बताना किसी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 7। संयोजकता कितना है, संयोजकता का मान 4 से अधिक नहीं होता है, संयोजकता का मान 4 से अधिक नहीं होता है, तो 7 है, तो 8 में से 7 को हटा दें कितना बच गया 1, इसका संयोजकता का मान कितना होगा 1। यहाँ बताया गया आयनन ऊर्जा, किसी उदासीन परमाणु द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, किसी परमाणु द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। किसी उदासीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आयनन ऊर्जा। ये पूछना कि क्या है आयनन ऊर्जा, उसके बाद बताया कि आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, तो किसी उदासीन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, किसी उदासीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए, किसी उदासीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्यों कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे क्या होती है, अधिक होती है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है विद्युत ऋणात्मकता, आयनन ऊर्जा तो हम लोग पढ़िए, उसका विद्युत ऋणात्मकता और उसका परमाणु का आकार अलग अलग पढ़ना है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन बंधुता, किसी उदासीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। यहाँ बताएगा ना कि क्षैतिज कतारें आवर्त कराती है, एक वाला का कहलाता है आवर्त कितने हैं 7। आज उदाग्र स्तंभ का कहते हैं वर्ग। अब आवर्त श्रेणी में कुल कितने वर्ग है 18। अगला हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।